अब नए इन्वेस्टर्स यहाँ एक गलती करते हैं, वो सिर्फ पी देखते हैं। अगर पी हाई है तो बोल देते हैं कि स्टॉक एक्सपेंसिव है, अगर पी लो है तब बोल देते हैं कि स्टॉक चिप है। लेकिन इन्वेस्टिंग इतनी सिंपल नहीं होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इक्विटी एक्सप्लॉइट में। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हजारों कंपनीज लिस्टेड है, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो डायरेक्टली इंडिया के ग्रोथ स्टोरी से जुड़ी होती है। आज हम एक ऐसी ही कंपनी का कंप्लीट केस स्टडी करने वाले हैं। एक कंपनी जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम करती है, एक कंपनी जो रोड्स, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और डिफेंस जैसी सेक्टर से इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है, और वो कंपनी है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड, यानी कि ACE। लेकिन दोस्तों, आज का सवाल ये नहीं है कि कंपनी अच्छी है या नहीं, लेकिन आज का जो असली सवाल है वो ये है कि एक स्टॉक जिसने इन्वेस्टर्स को पास्ट में ज़बरदस्त रिटर्न दिया, क्या फ्यूचर में भी ये कंपनी ग्रोथ कंटिन्यू कर सकती है, या फिर मार्केट ने ऑलरेडी इसका जो फ्यूचर प्राइस है उसको इंक्लूड कर लिया है। तो आज हम इमोशंस नहीं बल्कि नंबर्स देखेंगे, बिजनेस देखेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे, कैश फ्लो देखेंगे, मैनेजमेंट क्या बोल रहा है वो समझेंगे, और लास्ट में चार्ट पर भी देखेंगे कि टेक्निकली स्टॉक कहाँ खड़ा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर ये है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और इस वीडियो में डिस्कस की गई कोई भी कंपनी बाय सेल या होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि AC लिमिटेड एक्चुअली करती क्या है। बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स सिर्फ चार्ट देखकर स्टॉक खरीद लेते हैं, लेकिन एक सीरियस इन्वेस्टर हमेशा पहले बिजनेस समझता है। AC लिमिटेड का पूरा नाम है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। कंपनी प्राइमरीली मैन्युफैक्चर करती है मोबाइल क्रेन्स, टावर क्रेन्स, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो जब इंडिया में हाईवे बनेगा, जब मेट्रो प्रोजेक्ट बनेगा, जब फैक्ट्री बनेगी, जब वेयर हाउस बनेंगे, जब बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट होंगे, तो हैवी मटेरियल को लिफ्ट करने और मूव करने के लिए क्रेन्स और इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और यही ACE का बिजनेस एरिया है। अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ इंडस्ट्री ग्रोथ इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंडस्ट्री में कंपनी की पोजीशन क्या है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ACE इंडिया के पिक एंड कैरी क्रेन सेगमेंट में एक लीडिंग प्लेयर है। मैनेजमेंट कमेंट्री के अकॉर्डिंग कंपनी का मार्केट पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग है, और यही रीज़न है कि कंपनी ने लास्ट 10 साल में अपने नंबर्स ड्रामेटिकली इंप्रूव किए हैं। अब दोस्तों, यहाँ से कहानी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि स्टॉक प्राइस का असली फ्यूल होता है कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ। चलिए देखते हैं ACE ने लास्ट 10 साल में क्या किया है। 2015 में कंपनी की सेल्स थी लगभग 599 करोड़ और नेट प्रॉफिट था सिर्फ 5 करोड़, मतलब 5 करोड़। मतलब कंपनी बिजनेस कर रही थी, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम थी। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2026 में, तो सेल्स पहुंच गई अराउंड 3280 करोड़ और प्रॉफिट पहुंच गया 415 करोड़। यहाँ पर एक इन्वेस्टर को रुक कर सोचना चाहिए एक बार कि सेल्स 5 से 6 गुना बढ़ी, लेकिन प्रॉफिट 80 गुना से ज़्यादा कैसे बढ़ गया। ऐसा क्यों हुआ? यही होता है ऑपरेटिंग लेवरेज का पावर। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही बैलेंस शीट और एनुअल रिपोर्ट पढ़ना सीखना है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि कंपनी के अंदर असली स्ट्रेंथ कहाँ छुपी हुई है। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो समझने वाली है कि स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म वेल्थ सिर्फ सेल्स ग्रोथ से नहीं बनती।
असली वेल्थ बनती है कि जब कंपनी अपनी सेल्स को प्रॉफिट में एफिशिएंटली कन्वर्ट करना शुरू करती है, और यही एसी लिमिटेड की कहानी में हुआ है दोस्तों। अगर हम 2015 के नंबर्स देखें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था सिर्फ 19 करोड़ और ऑपरेटिंग मार्जिन था अप्रोक्सीमेटली 3%। मतलब हर 100 रुपए की सेल्स पर कंपनी ऑपरेटिंग लेवल पर सिर्फ 3 रुपए कमा रही थी। लेकिन जब फाइनेंशियल ईयर 2016 के नंबर्स को देखते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहुंच गया है अप्रोक्सीमेटली 504 करोड़ और ऑपरेटिंग मार्जिन एक्सपेंड होकर 15% के पास आ गई है और इसके आसपास अभी है। यानी वही बिजनेस, वही इंडस्ट्री, लेकिन कंपनी की एफिशिएंसी कंप्लीटली चेंज हो गई। अब सवाल ये है दोस्तों कि ये मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ कैसे। इसके पीछे कुछ मेजर रीजंस रहे होते हैं या फिर हो सकते हैं, तो इसको मैंने नंबर 1 पे ये रखा है कि स्केल का एडवांटेजमेंट हो सकता है। जब प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ता है फिक्स्ड कॉस्ट का इम्पैक्ट भी कम होता है। नंबर 2 पे ये हो सकता है कि बेटर प्रोडक्ट मिक्स हो सकते हैं, कंपनी हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स पर फोकस कर रही है। और नंबर 3 पे है जैसे ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, तो कंपनी अपने जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को बेटर बना रही होगी और इसी को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। और दोस्तों स्टॉक में जब रेवेन्यू ग्रोथ और ऑपरेटिंग लेवरेज एक साथ आता है तो प्रॉफिट ग्रोथ एक्सप्लोसिव हो सकता है। अब चलिए देखते हैं कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है, क्योंकि सिर्फ ग्रोथ देखना काफी नहीं होता। कई बार कंपनीज एग्रेसिव ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा डेब्ट भी ले लेती है और जब साइकिल रिवर्स होता है तो वही डेब्ट प्रॉब्लम बन जाता है। एसी लिमिटेड के केस में अगर हम बैलेंस शीट देखें तो एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट सामने आता है कि कंपनी का डेब्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अराउंड 0 के आसपास है। अब रिजर्व की जर्नी देखिए तो 2015 में कंपनी के पास रिजर्व थे अराउंड 272 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 26 में तक रिजर्व्स बढ़कर अप्रोक्सीमेट 1987 करोड़ हो चुके हैं। यानी कंपनी ने प्रॉफिट कमाकर बिजनेस के अंदर वैल्यू क्रिएट की है। एक इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी पैसा कमा रही है और क्या वो पैसा बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। एसी के नंबर्स में अभी तक इसका जवाब पॉजिटिव ही देखने को मिला है। अब दोस्तों यहाँ एक मिस्टेक जो है ना वो बहुत इन्वेस्टर्स करते हैं, वो सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं, लेकिन प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स प्रॉफिट के साथ कैश फ्लो भी चेक करते हैं हमेशा, क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट और रियल कैश जनरेशन में डिफरेंस हो सकता है। अगर एसी लिमिटेड का केस फ्रॉम ऑपरेशंस देखें तो 2015 में अराउंड 40 करोड़ के आसपास था और फाइनेंशियल ईयर 2026 में 470 करोड़ तक पहुंच चुका था। यानी कंपनी का प्रॉफिट पेपर पर नहीं आ रहा है बल्कि बिजनेस केस भी जनरेट कर रहा है। फ्री कैश फ्लो भी पॉजिटिव है और एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए एक हेल्थी साइन माना जाता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, फ्यूचर ग्रोथ कहां से आ सकती है। पास्ट परफॉर्मेंस हमें बताता है कि कंपनी ने क्या किया, लेकिन फ्यूचर रिटर्न्स डिपेंड करेंगे कि कंपनी आगे क्या करेगी। एसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ग्रोथ ट्रिगर्स है, जैसे कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर साइकिल है। आने वाले सालों में जो है रोड कंस्ट्रक्शन होने वाली है, रेलवेज, मेट्रो, मैन्युफैक्चरिंग, वेयरहाउस, लॉजिस्टिक्स, इन सब एरियाज में हेवी इक्विपमेंट डिमांड क्रिएट हो सकती है। दूसरा है डिफेंस अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि मैनेजमेंट कमेंट्री के अकॉर्डिंग कंपनी डिफेंस सेगमेंट में भी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रही है। तो डिफेंस इक्विपमेंट और स्पेशलाइज्ड मशीन्स फ्यूचर्स में एक एडिशनल ग्रोथ ड्राइवर बन सकते हैं इसी के लिए। तीसरा है कतो जापान जॉइंट वेंचर्स। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, क्योंकि एसी का जापान की कंपनी कतो के साथ पार्टनरशिप हुई है और ऐसी जॉइंट वेंचर्स इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है और प्रोडक्ट कैपेबिलिटी इंप्रूव होती है और कंपनी हायर सेगमेंट मार्केट्स में compete कर सकती है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स अक्सर सिर्फ
पीई रेशियोज को देखते हैं, लेकिन बड़े इन्वेस्टर्स देखते हैं मैनेजमेंट क्या कर रहा है, टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है और कंपनी का नेक्स्ट ग्रोथ इंजन क्या होगा। अब ऑनरशिप स्ट्रक्चर को देखते हैं अगर, तो प्रोमोटर्स होल्डिंग जो है वो अप्रोक्सीमेटली 65% के आसपास स्टेबल है, और ये एक पॉजिटिव साइन माना जाता है क्योंकि प्रोमोटर्स का खुद का सिग्निफिकेंट स्टेक बिजनेस में इन्वॉल्व है। एफआईआई होल्डिंग्स भी कंपनी में बनी हुई है, लेकिन याद रखिए सिर्फ एफआईआई होल्डिंग देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बिजनेस क्वालिटी और वैल्यूएशंस दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब दोस्तों हमने कंपनी का बिजनेस समझा, फाइनेंशियल ग्रोथ देखी, बैलेंस शीट देखा, कैश फ्लो देखा, मैनेजमेंट की फ्यूचर प्लानिंग भी समझी, लेकिन अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक अच्छी कंपनी मिल जाना और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट मिल जाना दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। क्योंकि अगर हम एक अच्छी कंपनी को बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर खरीद लेते हैं तो फ्यूचर रिटर्न लिमिटेड हो सकता है। तो चलिए एसीए लिमिटेड की वैल्यूएशन को समझते हैं थोड़ा। करंट वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी का जो पी रेशियो है वो 28.9 के आसपास है। अब नए इन्वेस्टर्स यहाँ एक गलती करते हैं, वो सिर्फ पी देखते हैं। अगर पी हाई है तो बोल देते हैं कि स्टॉक एक्सपेंसिव है, अगर पी लो है तब बोल देते हैं कि स्टॉक चीप है। लेकिन इन्वेस्टिंग इतनी सिंपल नहीं होती है। हमें पी के साथ कंपनी की क्वालिटी भी देखनी पड़ती है, और एसी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो अप्रोक्सीमेटली 22.9% है, मतलब कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसों पर अच्छा रिटर्न जनरेट कर रही है। आरओसी अप्रोक्सीमेटली 31.7% के आसपास है, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए 30% प्लस आरओसी एक स्ट्रॉन्ग नंबर माना जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है डेब्ट ऑलमोस्ट जीरो है, यानी कि कंपनी ये रिटर्न हैवी बोरोइंग लेकर जनरेट नहीं कर रही है। पैग रेशियो भी अप्रोक्सीमेटली 0.76 के आसपास है। पैग हमें बताता है कि कंपनी की ग्रोथ के कंपैरिजन में वैल्यूएशंस कैसा चल रहा है। तो ओवरऑल वैल्यूएशंस को देखें तो कंपनी चीप कैटेगरी में नहीं आती, लेकिन क्वालिटी बिजनेस होने की वजह से मार्केट प्रीमियम वैल्यूएशन दे रहा है। अब फ्यूचर रिटर्न डिपेंड करेगा कि कंपनी अपनी अर्निंग्स ग्रोथ को कितने टाइम तक मेंटेन कर पाती है। अब दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस के बाद चार्ट को भी क्विकली समझ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि एक इन्वेस्टर के लिए बिजनेस इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन प्राइस और वैल्यूएशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो वीकली चार्ट पर अगर हम एसी को देखें तो स्टॉक पिछले कुछ सालों में एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड दिया था, लेकिन स्ट्रॉन्ग रैली के बाद अब स्टॉक में हेल्दी करेक्शन और कंसोलिडेशन फेज देखने को मिला है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझने की ज़रूरत है कि कोई भी स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर नहीं जाता। एक बड़े मूव के बाद टाइम करेक्शन या फिर प्राइस करेक्शन नॉर्मल चीज़ होती है। अब इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो 850 से लेकर 900 का जो जोन है वो एक इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया बन सकती है, और ऊपर की तरफ 1200 के आसपास स्टॉक को एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। अगर स्टॉक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ रेजिस्टेंस ब्रेक करता है और बिजनेस परफॉर्मेंस भी सपोर्ट करता है तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड कंटिन्यू इसमें रह सकता है। लेकिन याद रखिए चार्ट हमें प्रोबेबिलिटी बताता है, गारंटी नहीं। तो अब दोस्तों एक स्मार्ट इन्वेस्टर कभी भी ना सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव नहीं देखता, हमेशा दोनों साइड की स्टोरी समझते हैं, है ना। तो अगर एसी के पॉजिटिव पॉइंट्स देखें तो कंपनी इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ थीम से कनेक्टेड है, मार्केट लीडरशिप है, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, डेब्ट ऑलमोस्ट जीरो है, आरसी और आरओई हेल्दी है, डिफेंस सेगमेंट और कटो जापान पार्टनरशिप जैसे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिस्क नहीं है। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है, अगर रॉ मटेरियल प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो मार्जिन्स पर प्रेशर आ सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग स्लो हो सकती है तो भाई इक्विपमेंट डिमांड भी इम्पैक्ट हो सकता है।
और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जब मार्केट किसी कंपनी को प्रीमियम वैल्यूएशन देता है तो एक्सपेक्टेशंस भी थोड़ी सी हाई होती है। अगर फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आई तो स्टॉक प्राइस में करेक्शन भी आ सकता है। इसलिए एक सीरियस इन्वेस्टर हमेशा अपॉर्चुनिटी और रिस्क दोनों को बैलेंस करता है। तो दोस्तों, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी के बाद हम आज क्या समझते हैं, ये थोड़ा सा ना एक ब्रीफ कर लेते हैं कि ये एक ऐसी कंपनी है जिसने पिछले कुछ सालों में अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म किया है। सेल्स ग्रोथ के साथ कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव की, मार्जिन एक्सपांड किया, बैलेंस शीट को डेट फ्री बनाया और नए ग्रोथ एरियाज पर फोकस कर रही है। लेकिन स्टॉक मार्केट में एक इम्पॉर्टेंट रूल्स हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, ग्रेट कंपनी और ग्रेट इन्वेस्टमेंट दोनों सेम चीज़ नहीं होते हैं। एक इन्वेस्टर का काम है अच्छा बिजनेस आइडेंटिफाई करना, उसकी ग्रोथ समझना, रिस्क इवोल्वेट करना और वैल्यूएशन डिसिप्लिन मेंटेन करना। तो फ्रेंड्स, आज की केस स्टडी में हमने सिर्फ स्टॉक प्राइजेस नहीं देखा, हमने बिजनेस को समझने की कोशिश की। यही डिफरेंस होता है भाई ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग अप्रोच में। अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि एनुअल रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं, बैलेंस शीट में क्या देखना होता है, कैश फ्लो कैसे एनालाइज करते हैं, मैनेजमेंट कमेंट्री से फ्यूचर ग्रोथ कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और एक कंप्लीट कंपनी रिसर्च फ्रेमवर्क कैसे बनाया जाता है, तो इक्विटी एक्सप्लॉइट मास्टर क्लास में हम ये पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और यहाँ हम स्टॉक टिप्स नहीं रिसर्च करना सीखेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली डीप केस स्टडी किस कंपनी पर चाहते हैं आप लोग। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, रेस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग करते रहिए। जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय।